Thank you. Thank you to FADA for organizing this very important session. I'll bet this is more important. Thank you. This is about 40% of your balance sheet. Earlier it was 50%. And I'm not considering ITC in this. If you consider ITC, it will be around 60% of your entire balance sheet. आप धंधा करते हैं या टैक्स भरते हैं, या धंधे के लिए टैक्स है, टैक्स के लिए धंधा है, आपको बाद में पता चलेगा. But you are the second biggest taxed sector in India. The first being sin goods, tobacco. So technically, you are the first biggest sector, the clean sector. और with authority I am saying कि आपके बिजनेस में चोरी की जगह ही नहीं. Even if the dealer wants, even if the dealer plans, even if the dealer keeps the best of consultants like us, you will not be able to evade taxes. हाँ, गलती की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, but evasion की पॉसिबिलिटी आपके सेक्टर में नहीं है. I'll deal with that a bit later. So the topic is demystify. I don't know where I'll be demystifying what, but I'll just take you through all the transactions that you do. शायद आपको भी बाद में लगेगा कि इतने सारे करते हैं क्या. ये 4 सेक्टर्स होंगे. पहले मैं आपको ले जाता हूं बाहर क्या है, इंडिया के बाहर रेट्स क्या है. You will be surprised. Australia has around 10 to 43%. But majority is 10% because $80,000 के नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब 10% में है. England has 20% flat. वहां green taxes हैं, पर वो Canada has too many taxes like us. USA has flat 0 to 8%. There are 4-5 states जहां पे 0% है. अगर आप गाड़ी खरीदो no tax. Japan में it is 10% and plus some environment tax. Singapore is the highly taxed. सबसे ज़्यादा टैक्स सिंगापुर में है. What do we have in India? We start from 5% EV and 18% handicap vehicles. अब 18% ही रह गया वहाँ पे भी. Then it is 18. Earlier it was 29. So 11% का ड्रॉप आया है GST 2.0 में. 31% से 18 हो गया ये ब्रैकेट में. यहां पे 43 था, ये 40 हो गया. ज्यादा फर्क नहीं है इसमें. यहां 45 था, ये 40 हो गया. जहां अबव 1500 सीसी और दूसरी छोटी एसयूवीज हैं वो 40% हो गया, 48. और अभी भी एसयूवीज जो पहले 50 पे थी अब 40 पे है. सो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स टू बेनिफिट. And may I say you were the face of GST 2.0. अगर आप एड्स देखते थे पेपर में तो सबसे फ्रंट से लेके लास्ट तक दी महिंद्रास एंड दी टाटास एंड दी मर्सिडीज वो सब एड्स दे रहे थे कि हमने पहले ही घटा दिया. You were the face of GST 2.0. Only sector to have independent registration authority other than real estate. एक रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है, एक आप में होता है. बाकी कोई आपने एयर कंडीशन वगैरह में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने जाना पड़ता. Probably the only sector to have 3 different data sources. आप आरटीओ से भी डेटा ले सकते हो कि मैंने कितनी गाड़ी बेची. आप डीएमएस से भी ले सकते हो, मेरे से भी ले सकते हो, इंश्योरेंस से भी ले सकते हो. सबसे पहले आई डील विद दिस बिग इशू जो अभी पूरी इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में, ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल में है. ये न्यूज़पेपर कटिंग है जहां पे 2500 करोड़ का गवर्नमेंट ने ना बोल दिया कि हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे. सेस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर, स्टिल वी आर इन सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ. अर्लियर जो रेट्स थे ना उसमें जीएसटी 28 था. मैंने अभी जो भी रेट्स बताए 40 से लेके 18.5 तक वो सब जीएसटी है. पहले मैक्सिमम जीएसटी रेट 28% हुआ करता था और सरकार आपसे एक सेस लिया करती थी, कॉम्पनसेशन सेस, जो 1% से लगा के 22% था. वो उन्होंने 0 कर दिया. पर
कॉन्सिक्वेंसली आपके रेट्स नहीं घटे, 28 का 40 हो गया, दो कैटेगरी। तो आज भी 12% ज्यादा रेट आपसे लिया जा रहा है जो पहले था, और कॉम्पनसेशन सेस निकाल दिया गया। तो गवर्नमेंट कैन नॉट से कि हमने सेस 0 कर दिया तो टैक्स भी निकाल दिया, टैक्स नहीं निकाला, वो अब भी आपसे वो 12% इंक्रीमेंटल टैक्स ले रहे हैं इन द नेम ऑफ जीएसटी। आई थिंक दिस मे गेट यू थ्रू द सुप्रीम कोर्ट डोर। और भी कई सेक्टर्स है जहां पे सेस था, जिसमें से अभी सिर्फ टबैको पे रह गया, एंड गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस कि कम जनवरी ये टबैको से भी निकाल देंगे। उसकी तैयारी ऑलरेडी वो कर चुके हैं, एक एक्ट ऑलरेडी पास कर दिया है। जो आपकी हालत हुई है वो टबैको वालों की भी होने वाली है, क्योंकि उनके पास भी जो स्टॉक पड़ा होगा वो वैसे ही जाएंगे गवर्नमेंट के पास, पर आपकी नहीं सुनी तो टबैको इज द लीस्ट फेवर्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का कटिंग है जो आपके सबके व्हाट्सएप में आया था। थैंक्स टू FADA, they have taken hell of efforts to go to the government multiple times, and I have been privy to that, and then finally they chose to go to the Supreme Court, and fortunately Supreme Court has taken up the matter. They have issued notices. Normally होता क्या है, 70-80% writs, क्योंकि ये रिट है, ये रेगुलर पिटिशन नहीं है, ये रिट फाइल की है और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए, जो नॉर्मली नहीं होता। पर हैट्स ऑफ टू FADA एंड योर एसोसिएशन कि उन्होंने ये किया है। दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट मे गेट यू दैट बेनिफिट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सेड नो। माय टेक ऑन दिस इशू, ये आग लगाने वालों में से मैं ही था सबसे पहले। ये जो सेक्शन है ना ऊपर जो 18(4), ऐसे ही एक सेमिनार था किसी और कमोडिटी का, वहां पे किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा बुक्स का। बुक्स में अभी 0% हो गया है, तो उन्होंने सवाल ये पूछा कि मेरे पास 60 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो उस स्टॉक की ITC का क्या करूं, राइट ऑफ कर दूं, या मुझे जो मेरे बैलेंस पड़ा है सेस अकाउंट में, या सॉरी GST अकाउंट में, उतना ही रिवर्स करना है। तो मेरे मुंह से जवाब निकला, नहीं आपको जो बैलेंस पड़ा है उतना ही करना है। और 20 सेकंड तक मैं चुप रहा। तो मेरे पास वाले ने मेरे को बोला कि क्या हुआ, बोला इसके पास तो 60 लाख ही है। मुझे वो सेस और मैंने जो जवाब दिया था वो गलत था। वो गलत इसलिए था क्योंकि उस वक्त वही चल रहा था कि सिर्फ बैलेंस राइट ऑफ करना है, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों से ही आया था। So you not believe, I went back to my office at 9 o'clock, it was a Saturday. I went through पूरी रात मैं इसको पढ़ता रहा, एक इस सेक्शन, खाली ये 4 लाइन, इसका क्या अर्थ निकलता है। अनफॉर्चुनेटली अर्थ ये निकलता है कि आपके पास जो गाड़ियों का स्टॉक है, जिस उस पे जो सेस आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया है, वो पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज द लीगल ट्रूथ। But life doesn't stop at law. There are many nuances. My take on this, if Supreme Court we have to win, is Sex Act is not abolished. Act आज भी है। GST is in lieu of cess. जो मैंने अभी बोला आपको 12% आज भी सरकार ले रही है। It is in lieu of cess. डीलर्स आर जस्ट अ पास थ्रू मैकेनिज्म। आप सिर्फ कलेक्शन, अभी किसी ने बोला वी आर नॉट कलेक्शन एजेंट्स, बट फॉर GST यू आर। आप कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देते हैं, यू आर अ GST कलेक्शन एजेंट। तो आपके ऊपर बर्डन, एजेंट के ऊपर बर्डन नहीं आ सकता। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको नहीं बेयर करना है, आपको तो आपका जो 3% 4% मार्जिन है उसी में आपको रहना है, बाकी हम वो बर्डन हमारा है या कस्टमर का। और ये सेस क्यों था? स्टेट को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो किसी को कॉम्पनसेट करने के लिए आपका जेब नहीं काट सकते। एंड द बिगेस्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू गो बियॉन्ड द लॉ, एंड they have gone
in many cases. I sincerely hope कि ये सेक्शन की पढ़ाई जो मैंने की वो गलत हो. Only sometimes we wish chartered accountants that we are wrong. This is one of them. And these are two judgments जो पास्ट में हो चुके हैं. ट्रैक्टर के केस में भी पहले उनको कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ट्रैक्टर वाज लेस और इनपुट्स पे ज्यादा था, तो सरकार के जो बाबुओं को लगा कि नहीं अपने को यहाँ पे एक भी रुपया कैश में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्रेडिट लैप्स करने का नोटिफिकेशन निकाला. तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप लैप्स नहीं कर सकते आईटी से, वो इनको मिलेगी. फिर एक जजमेंट आया था सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो आपके अगेंस्ट है. सेम स्टोरी प्लेड आउट इन एजुकेशन सेस एंड कृषि कल्याण सेस. जब हाईकोर्ट ने बोला कि ये दोनों सेस आपको ट्रांजिशन में नहीं मिलेंगे, 2017 का जो ट्रांजिशन हुआ था उसमें दोनों सेस कई लोगों ने ले लिया था, तो दे हैड टू राइट इट ऑफ. सो दीज आर कॉन्ट्ररी जजमेंट्स. इसमें भी मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने बोला था मिलेगा, फिर डिवीजन बेंच ने उसको रिवर्स कर दिया. ये सेकंड है जो पोस्ट सेल डिस्काउंट्स. गुजरात ने एक यहां कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी तब निकलती है जब उनको लगता है कि ये पैन इंडिया इश्यू है. हमने एक डीलर का इन्वेस्टिगेशन किया, उनको लगा कि ये पैन इंडिया मुझे बता देना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज मैंने ढूंढ ली है, बहुत बड़ा इवेजन चल रहा है. तो उन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी एक ऑफिशियल लेटर सब कमिश्नरेट को लिखा. वो लेटर का ये एब्स्ट्रैक्ट है. ये पहला पैरा, सेकंड पैरा जो है ये हुंडई का एक डीलर है, इधर ही गांधीनगर के है. उनके ऊपर ये इंक्वायरी हुई और भाई साहब ने बोला ये इंसेंटिव जो आपको मैन्युफैक्चरर से आता है वो सब्सिडी, उनको और तो कहीं मिला नहीं आपको टैक्स लगाने का. आपको अगर 2017 के पहले की कहानी याद हो तो वो बोलते थे ये इनकम है, इस इनकम पे सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा, और हर एक के ऊपर केस थे, ज्यादातर डीलर के ऊपर केस थे. वो जब जीएसटी में आए तो उनको लगा ये तो पॉसिबल नहीं है करना क्योंकि सर्कुलर अगेंस्ट में है, तो उन्होंने नई चीज निकाली, बोले सब्सिडी. मैन्युफैक्चरर इज गिविंग यू अ सब्सिडी टू सेल द कार एट अ लोअर वैल्यू. एंड ही सेड सो बाय सेइंग कि आप जब गाड़ी बेचते हो तो आपको दो सोर्स से पैसा आता है, एक आता है कस्टमर से और एक आता है ओईएम से. तो ये ओईएम को हम सब्सिडी गिन के टैक्स लगाएंगे. और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, करोड़ों रुपए की शोकॉजें ऑलरेडी अहमदाबाद में दे चुके, और ये चीज अब गंदगी महाराष्ट्र में पहुंच चुकी. यही लेटर को वो हमको दिखाते हैं महाराष्ट्र में. This is absolutely wrong. We've already won a case in Ahmedabad at the first level itself, जहां पे ड्रॉप हो चुकी है. बट ये वाहियात चीज है. पर पोस्ट सेल डिस्काउंट्स का जो फैंसी नेमिंग होता है, क्योंकि ओईएम्स अलग अलग नाम से देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं, तो गवर्नमेंट भी समझ गई कि ये लिटिगेशन फालतू का, इससे गवर्नमेंट को एक रुपया मिलना नहीं है और आप परेशान होने वाले हो. तो दे हैव नाउ कंटेम्पलेटेड, दे हैव एग्रीड टू चेंज द लॉ इन योर फेवर. जीएसटी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि देयर इज अ फेडरल सिस्टम. जो पहले एक यूनियन गवर्नमेंट का 2 बाबू बैठते थे, अब नहीं, अब 30 बाबू बैठते हैं. 30 स्टेट हैं. आप किसी भी 2-3 स्टेट को जाके बोल दो कि सर ये तकलीफ है, अगर उनको समझ में आ गई तो काउंसिल में नॉर्मली अगर गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र मान गए तो वो हो जाता है. तो दिस इज वन ऑफ देम दैट दे हैव एग्रीड टू चेंज. They are changing the law so that such cases don't happen in future. I'll not take you through those technicalities, but they are changing the law in your favor. दूसरा एक जो चीज आपको खर्चा लगता था वो था कि जो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ती थी ये क्रेडिट नोट्स आने पे, जो ओईएम डिस्काउंट देते थे जीएसटी के साथ, तो जीएसटी आपको रिवर्स करनी होती थी, तो उसका एक सीए सर्टिफिकेट देना पड़ता था. कुछ ओईएम्स एवरी 12 मंथ मांगते थे, कुछ बार बार मांगते थे. अब वो सर्कुलर विड्रॉ हो चुका, तो ये खर्चा भी जो हम सीए से आप सर्टिफिकेट लेते थे
वो अब आपको नहीं लगने वाला। अगेन अ गुड थिंग दे हैव डन, फालतू का ये। देन आई टेक यू टू द ट्रांजैक्शनल इश्यूज। सेल्स टू एसईजेड यूनिट्स, अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको नहीं समझ पाए। एसईजेड को जब आप गाड़ी बेचते हो तो पहले जो लॉ था वो चेंज हो चुका। अब इसमें ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए अगर गाड़ी बेच रहे हो तो ही आपको उसको 0 टैक्स का बिल देना है। एसईजेड कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बोल ले, कितना भी आपको धमकी दे, आपको नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल वो ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए गाड़ी है। एंड आई डोंट थिंक एनी कार दैट एन एसईजेड बाय कैन बी फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन। ये मेरी पर्सनल धारणा है। ट्रक आप ले सकते हो, ऑथराइज्ड ऑपरेशन हो सकता है आपका कि आपको माल का ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी का के लिए चाहिए, उससे क्या ऑथराइज्ड ऑपरेशन। हाँ, डायरेक्टर घर से आ रहा है, वो तो ऐसे भी आना है। तो एसईजेड ऑपरेशन का अगर वो ऑथराइज्ड ऑपरेशन का सर्टिफिकेट लेके आता है और वो कस्टम से उसको वेरीफाई करवा लेता है, देन you can sell him at 0%, but unless and until that happens, you cannot. If you are selling to an SEZ, please tax it at IGST plus, पहले सेस था अब नहीं है, पर IGST लगेगा, C और S नहीं लगेगा। ये चीज थी पहले, क्योंकि पहले 31% भी था, ज्यादा परसेंट भी थे, अब सब 18% पे आ गए, तो अब इसका कोई औचित्य बचता नहीं है। They have not reduce the rate for tax for differently abled people। पहले वो काफी कम रेट लगता था उनको छोटी गाड़ियों पे, अब वो बेनिफिट इक्वल हो गया है सबके, एंड दे हैव नॉट गॉन अहेड एंड रिड्यूस दिस। लेसर लेसी, बहुत सारे केस लीज कंपनीज पे हो रखे हैं इसके ऊपर। लीज कंपनी रिलायंस फॉर एग्जाम्पल उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई मेरे एम्प्लॉइज के लिए आप गाड़ी बेचना, बिल मेरे नाम करना, गाड़ी उसको दे देना। तो वो आरटीओ कराता है उस एम्प्लॉय के नाम पे, बिकॉज एज पर आरटीओ लॉ द रजिस्ट्रेशन हैपेंस इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द कार, नॉट इन द नेम ऑफ द ओनर एज पर द इनवॉइस। तो डीजीजीआई अहमदाबाद ने वो डेटा लिया आरटीओ का और बोला कि आप आरटीओ इसके नाम पे करवा रहे हो, इसलिए आईटीसी में आपको नहीं लेने दूंगा, क्योंकि गाड़ी आपके पास नहीं। वो सब लीज कंपनीज आर फाइटिंग crores, 800 crores, 1000 crores worth of cases where the department has said कि आपने ये जानबूझ के आईटीसी लेने के लिए ये बिजनेस किया है। वो बेचारा लीज पे दे रहा है, वो 20-25 लाख की गाड़ी लेके वो 50,000 की लीज पे गाड़ी दे रहा है और बोल रहे कि तुमने धंधा आईटीसी के लिए किया। इट इज परफेक्टली लीगल, आरटीओ का कोई लेना देना नहीं है इससे। आरटीओ लॉ इज परफेक्टली राइट इन व्हाट दे हैव सेड एंड लीज कंपनीज आर आल्सो राइट। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, इसमें जो कमर्शियल व्हीकल वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा इसमें इश्यू है। आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, बट प्री सेल डिस्काउंट है अगर तो आप इनवॉइस में दिखा दो, कहानी खत्म। उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ना जीएसटी वालों को तकलीफ है, ना आपको है, ना कस्टमर को है। ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है, जो आपके यहां इश्यू था ओईएम से आने का, वो आगे भी है। तो आपका कस्टमर अगर आपको बोलता है कि मैं 10 गाड़ी लूंगा और आप बोलते हो कि अगर 10वीं गाड़ी लेगा तो मैं आपको 50,000 पर गाड़ी पे डिस्काउंट दूंगा, तो जब वो 10वीं लेगा तभी तो पता चलेगा, 9 लेगा तो आप नहीं देने वाले उसको। तो पोस्ट सेल डिस्काउंट की क्रेडिट नोट विद जीएसटी आप कर सकते हैं अगर वो कंडीशन फुलफिल हो, क्योंकि अभी तक लॉ चेंज नहीं हुआ है। तो यू विल हैव टू हैव एन एग्रीमेंट विद हिम, रिटन एग्रीमेंट इफ पॉसिबल, और अ डेमोन्स्ट्रेटेबल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि हाँ मैंने ऐसा एग्रीमेंट किया। तो जो आप जेड फॉर्म भरते हैं उसके ऊपर लिख दीजिए, उसकी साइन ले लीजिए अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो, क्योंकि आपके यहां मैंने देखा नहीं है कोई एग्रीमेंट का सिस्टम। तो जेड फॉर्म पे लिख दीजिए, पर कहीं ना कहीं होना जरूरी है ताकि अथॉरिटी उसको चेक कर सके। अगर अथॉरिटी चेक ना कर सके, वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट करोगे तो तकलीफ में पड़ो। अगर आप विथ
जीएसटी दे रहे हो तो जीएसटी क्रेडिट नोट कर दो, नहीं दे रहे हो तो सिंपल क्रेडिट नोट कर दो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो जीएसटी क्रेडिट नोट नहीं कर रही है और कर रही है फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, और आईटीसी उसके यहां शामिल हुए जा रही है। वो 10 लाख की गाड़ी 9.5 लाख में बेचते हैं, 1 लाख का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आता है, आगे से फाइनेंशियल क्रेडिट नोट आता है, इधर आप जीएसटी क्रेडिट नोट दे रहे हो अगर, तो वो गलत है। यू विल हैव टू अलाइन विद द ओईएम्स। You drive your business because of the customer, but your OEM is not driving his business because of you. तो मैंने देखा है बहुत सारी डीलरशिप, एक स्पेसिफिक कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप में तो बहुत बड़ा इशू है ये, एंड वी आर डीलिंग विद दैट, बट वो अमाउंट इतना ज्यादा है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का 60-70% आपका करंट असेट में वो जीएसटी पड़ा है, कोई आपको रिफंड नहीं देने वाला। तो ये आपको पॉलिसीज अलाइन करनी होगी, जब तक लॉ चेंज नहीं होता है तो आपको जीएसटी क्रेडिट नोट की पॉलिसी अलाइन करनी होगी। मैन इज सिटिंग हियर, whose responsibility is to register the car with RTO authorities? ये भ्रम है कि आपकी है। सर ने बहुत अच्छी तरह बोला कि हमारी जवाबदारी नहीं है, कस्टमर की है, हम उसके लिए करते हैं क्योंकि मुझे गाड़ी बेचनी है। हाँ, मेरी ये जवाबदारी जरूर है कि मैं उसको डिलीवरी ना दूं, चाहे वो 25 दिन मेरे पास गाड़ी पड़ी रहे, बगैर नंबर लगे मैं गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकता, पर वो रजिस्टर कराने की जवाबदारी उसकी है। द मोमेंट यू इश्यू एन इनवॉइस, द टाइटल ऑन द कार पासेस। RTO is a separate function altogether. KTC ऑटो करके सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी जा चुका है ये मैटर, और सुप्रीम कोर्ट हैज वेहेमेंटली सेड कि ये जवाबदारी कस्टमर की है, आपकी नहीं। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दैट लॉ हैज नॉट चेंज, दिस इज द लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट। नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public area. आपकी डीलरशिप में घुमा ले वो। Only a dealer is permitted to take an unregistered car on a public road. Why? Because there is a provision in the law. आपको जब टीसी दिया जाता है तो आपको एक राइट दिया जाता है कि आप गाड़ी बाहर घुमा सकते हो, and that's called a demo car. पर जवाबदारी उसकी, अगर जवाबदारी उसकी है तो मेरा साथ इतना ही पर्पस था ये कहने का कि कई जगह अभी महाराष्ट्र में कई लोगों को बुला के डीलर्स को बोला जा रहा है कि आरटीओ पे टैक्स भरो, जीएसटी, इंश्योरेंस पे भरो। क्यों? क्योंकि आपकी जवाबदारी, आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो सेल प्राइस का जो कॉन्सेप्ट था वैट में, वही कॉन्सेप्ट इधर भी है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, आप जब तक गाड़ी का टाइटल पास ना हो, जो भी वैल्यू आप चार्ज कर रहे हो, इवन इफ एनी टैक्स इज बीइंग चार्ज अदर देन जीएसटी, दैट वैल्यू विल बी टैक्स्ड कंबाइंड और जीएसटी उस टोटल पे लगे। बट बिकॉज ऑफ दिस आरटीओ इज नॉट अ टैक्स पेएबल बाय द डीलर। मैं आपको खाली एक लीगल बैकग्राउंड, ये सब आप जानते हैं, मैं जो भी कह रहा हूं मैं आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा, पर ये आपको लीगल बैकिंग है, क्योंकि जीएसटी वाले आएंगे आपके पास, वो बहुत ही क्रिएटिव लोग, क्योंकि जो आप दे रहे हो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं हो तो आप दे ही रहे, उनको इंटरेस्ट है और क्या मिल सकता, जीरो रिपोर्ट नहीं कर सकते हम, वो जीरो के लिए ये करते हैं। तो ये लीगल बैकिंग है, मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियर लिखा है कि आपकी जवाबदारी नहीं। जीएसटी ऑन इंश्योरेंस आरटीओ, अगर आप कोई एडिशनल चार्ज लेते हैं, कोई फी लेते हैं कि भाई मैं आपसे 1000 रुपया लूंगा आपका आरटीओ कराने में, तो उस 1000 रुपए पे, मात्र 1000 रुपए, यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 18% एंड नॉट एट द कार रेट। ये भी डिमांड आई है कि भाई आपने आरटीओ फैसिलिटेशन का चार्ज लिया है तो आपको कार रेट पे भरना, नहीं, गाड़ी आपने बेच दी, आरटीओ उसके बाद आता है, तो एनीथिंग कमिंग आफ्टर द transfer of title is taxable as a separate activity. It's a separate service, taxable at 18%. और सेपरेटली उसको एक इनवॉइस में दिखा दीजिए। आई विल नॉट गो फर्दर।
बुकिंग कैंसलेशन अगेन वेरी ट्रिकी इशू. सर्कुलर बोलता है एक जगह कि टैक्स नहीं लगेगा, एक जगह बोलता है लगेगा, और वो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, जो उस प्रोडक्ट का रेट था उस पे लगेगा. तो अगर मैंने कोई 40% वाली गाड़ी बेची है और मैंने उससे बुकिंग कैंसलेशन का 50,000 ले लिया, तो 50,000 पे 40% भरना है. मेरा टेक वो नहीं है, सर्कुलर गलत है. आपको 18% मिलेगा. If you agree to tolerate his act of cancellation, उस वाली एंट्री, there is an entry जो ऑस्ट्रेलिया से ये लोग लेके आए थे, सर्विस टैक्स में ही ले आए थे. Tolerate an act is also a service. If I tolerate an act of you hitting me and I charge you for that, then that is taxable under GST. And a more decent example is non-compete. कि आप नॉन कम्पीट अगर आप करते हो और मैं उसके लिए आपको 10 लाख देता हूं, तो 10 लाख पे आपको आई एम टॉलरेटिंग द एक्ट, और कि भाई आप बिजनेस ये नहीं करो. हैंडलिंग चार्जेस, डेपो चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यू नेम व्हाट चार्जेस, ऑल टैक्सेबल एट द कार रेट. पर अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं सेल के बाद वाली कोई सर्विस दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग फाइनेंस ऑप्शंस, एक्सप्लेन कोटिंग सर्विस देते हैं, बहुत सारे डीलर्स देते हैं. आफ्टर सेल सर्विस आप बोलते हो कि मैं आपको ये 4 चीजें समझाने का पैसा ले रहा हूं कि आपको ये बटन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हाइपोथेटिकली, क्योंकि आजकल गाड़ियों में बहुत सारे बटन आते हैं. तो आप 1 महीने तक आपको ऑप्शन है कि मैं कौन से बटन दबाऊं तो ये काम हो. अगर मैं वो फैसिलिटी देता हूं तो उसका 18% आप चार्ज कर सकते हैं. हेलमेट क्लासिफिकेशन, आई थिंक देयर आर मेनी टू व्हीलर्स डीलर्स ऑल्सो. अब ये इश्यू रहा नहीं, क्योंकि अब दोनों पे 18% है. पहले एक पे 28 था, एक पे 18 था. तो कई लोग पूछते थे कि हेलमेट पे क्या लगेगा. हेलमेट पे 28 ही लगेगा, because it is mandatory under the law to give a helmet. अगर mandatory हो जाता है, if it is not optional for the customer, then you will have to pay the rate of the principal product. Earlier the principal product was 28%. Now fortunately everything is at 18%. New car capitalized, एक खाली बाइक है जो थोड़ी 40% पे है, हाँ 350cc प्लस. तो वहां अभी भी ये इश्यू आएगा. तो फॉर देम इट इज स्टिल एट द रेट ऑफ द व्हीकल. आप अगर कैपिटलाइज करते हैं गाड़ी ईदर एज अ कर्टसी कार और अ डायरेक्टर कार, देन यू विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी दैट यू हैव टेकन. यू डोंट हैव टू पे टैक्स, बिकॉज सेल्फ इनवॉइस करने का कोई मतलब नहीं है. पर आरटीओ पर्पसेस के लिए मैम ये मेरा एक आपको सजेशन था. बहुत सारे डीलर्स क्या होता है, उनको डेमो कार भी रजिस्टर करानी होती है, वो कर्टसी कार भी रजिस्टर कराते हैं, पर होती उन्हीं के नाम पर. सेल्फ इनवॉइस का कंसेप्ट जीएसटी में नहीं है, तो वो इनवॉइस विद जीएसटी इशू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जैसे ही उसको मैं मेरे पोर्टल पे डालूंगा वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 जीएसटी नंबर सेम नहीं हो सकते. तो आई हैव सजेस्टेड टू माय क्लाइंट्स कि आप विदाउट जीएसटी का इनवॉइस आरटीओ को दो और आप आईटीसी रिवर्स कर दो, तो गवर्नमेंट को लॉस नहीं है और आरटीओ का भी जो फंक्शन है वो अचीव हो जाएगा. तो ये मेरे ख्याल से कई क्लाइंट बोलते हैं कि विदाउट जीएसटी वाला इनवॉइस वो लेते नहीं, पर ये प्रैक्टिकल इशू नहीं, लीगल इशू है जीएसटी के साथ. इन केस ऑफ डेमो कार, इफ इट इज कैपिटलाइज्ड, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव अ सर्कुलर आल्सो व्हिच इज वेरी क्लियर. आपको कैपिटलाइज्ड कार का भी आईटीसी डेमो कार में मिले. यूज कार, आई विल नॉट टेक मच ऑन दिस. खाली एक इशू इसमें है कि आई डोंट नो वेदर कुछ कंपनियों पे केस हुए हैं कि जब आप गाड़ी लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख में गाड़ी ली, उस पर रिफर्बिशमेंट का कराया 1 लाख का खर्चा और 5 लाख में गाड़ी बेच दी, तो आपको टैक्स 2 लाख पे भरना है, 5 लाख माइनस 3 लाख, बिकॉज दैट इज योर ग्रॉस मार्जिन.
1 लाख पे जो आपने खर्चा किया रिफर्बिशमेंट का, उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट वाज अ केस, वो मिलेगी। देयर इज नो सर्कुलर ऑन इट, बट वो एज पर लॉ मिलेगी। और वो केस कुछ लोगों पे हुए हैं, ज्यादातर पे नहीं हुए हैं। राइट ऑफ राइट बैक, एवरी बैलेंस शीट ऑन मार्च और रादर सितंबर, यू डिसाइड कि मार्च में ये जो क्रेडिटर है, ये डेटर है, राइट ऑफ कर दो। वो राइट ऑफ राइट बैक पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, देयर इज नो सप्लाई हैपनिंग। आपके सामने कोई कस्टमर नहीं है जिसका आप पैसा ले रहे हो, ऑलरेडी जो आपको पैसा दे गया है या जिसको आपको पैसा नहीं देना है वो आप राइट बैक कर रहे हो। इंडिविजुअली इट इज नॉट टैक्सेबल, पर हाउएवर अगर आप क्रेडिटर का राइट ऑफ कर रहे हो, तो अगर आपने आईटीसी ली है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की कोई आइटम खरीदी, कोई चीज खरीदी, उस पर आपने 18% का आईटीसी ले लिया और उसको 1 लाख रुपया नहीं दे रहे हो, तो आप राइट ऑफ कर रहे हो उसका जो लेजर, तो 1 लाख आपकी इनकम में दिखेगा, तो आपको वो आईटीसी जो आपने 18% ली थी 1 लाख पे, 18,000 आपको रिवर्स करनी है। डेमो कार रिपेयर बिलिंग नॉट मच रेलेवेंट। सेल ऑफ ट्रक चैसी एंड बॉडी, अगेन दिस इज प्री 22 ऑफ सितंबर का इशू है। मैं गाड़ी बेचता था 28 पे और उसके ऊपर टिप्पर की बॉडी लगा के देता था और अलग अलग तरह की बॉडियां लगाता था, और वो कस्टमर सब काम हमसे ही करवाता था। तो मुझे उस जो बॉडी का बिलिंग है वो मैं तो बाहर ही करवा रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, तो वो मुझे 18% का बिल दे रहा है। अब मैं ये जो टोटल का बिल मुझे 28 पे करना है या 28 प्लस 18 पे करना है, तो variety of practices were there. My take is it has to be at the principal product. The chassis was taxable at 28%, so the entire value including the body will be taxed at 28%. Now it is not relevant anymore because trucks are also under 18%. There is a direct circular on this which is saying कि आपको ट्रक का रेट ही लगेगा। ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स पोस्ट 22 सितंबर, आपने गाड़ी बेच दी 20 लाख में, आपने 40 उस वक्त 50% का रेट था फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया। अब आया है वो बंदा, वो 30 नवंबर को आपको उसको क्रेडिट नोट देना है 1 लाख रुपए का। क्या रेट पे देंगे? ओरिजिनल रेट, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस का ही ये क्रेडिट नोट है, तो आपको 50% का ही उसको क्रेडिट नोट देना है। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि जो 22% सेस है, 28% तो आप सेट ऑफ मार लोगे आपकी दूसरी लायबिलिटी के अगेंस्ट, ये जो 22% सेस है, अब तो सेस की कोई आउटपुट लायबिलिटी बची नहीं, तो आपको 22% आपको रिफंड लेने जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। एंड वी ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इज टेकिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। जीएसटी पोर्टल पे कभी सर्विस फेलियर नहीं आता पर जब आप लेने जाओगे तो बहुत सारे फेलियर आते हैं। बट लीगली यू आर एलिजिबल फॉर दैट रिफंड एंड यू विल गेट द रिफंड। कुछ आईटीसी के रिलेटेड इश्यूज है, अगर आप रेनोवेशन करा रहे हैं और अगर उस रेनोवेशन को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगी। अगर आप उसको कैपिटलाइज करा रहे हैं तो नहीं मिलेगी, रेवेन्यू खर्चे में डाल रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगी। अब आपको कहां डालना है वो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर से पूछना। डेमो कार आईटीसी मिलेगी, अब तो वेरी वेरी क्लियर। खाली एक ही भाई साहब बचे जिनको नहीं मिलेगी, उनका भी शायद कुछ महीने 2 महीने में नया सर्कुलर आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा, उसमें भी उनको भी आईटीसी मिल जाएगी। I think someone is sitting here, they will be benefited. Goods in transit, again FEDA played a major role in this controversy. जयपुर में हुए थे ये केस, 2-2.5-3 हजार करोड़ के थे। गाड़ी आपकी चेन्नई से निकली, चेन्नई में ट्रक में लोड हुई, आपके यहां पहुंचते पहुंचते 5, 10, 15 दिन लगते हैं। अब 25 तारीख को गाड़ी निकली वहां से, आपने आईटीसी ले ली 25 में, उस वाले महीने में। डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, आपको लेनी थी नेक्स्ट महीने। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है लॉ में जो बोलती है कि गुड्स रिसीव करने जरूरी है। तो आपने गुड्स कब रिसीव किए? तो नेक्स्ट महीने किए, तो आपने आईटीसी 1 महीना पहले ले ली।
कुछ डीलरों ने बोला सर ब्याज ले लो 5-7 दिन का, इतना सारा क्यों केस बना रहे हो? तो बोले 5-7 दिन का नहीं, 1 महीने का होता है ब्याज तो जीएसटी में। तो कुछ बात बिगड़ गई और फिर उन्होंने पूरी आईटीसी डिनाई कर दी, ये कहते हुए डिनाई करी कि आपको लेनी थी नेक्स्ट महीने, आपने ये ली गलत है और इस महीने लेने का टाइम जा चुका है, क्योंकि वो आए थे 3 साल बाद। तो 2,500-3,000 करोड़ के केस थे कुछ डीलरों पे, और डीलर वर ऑन द रोड्स, दे वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। FADA took that thing to the central government and a beautiful circular was issued. In my view, no circular was required, पर वो होता है ना ब्यूरोक्रेट को चाहिए, वो गलती मानते नहीं, वो समझ गए थे गलती हो गई। पर फॉर्चुनेटली नाउ दिस इज नॉट एन इशू। सर्कुलर हैज क्लियरली सेड कि आपका जब टाइटल ट्रांसफर हुआ, वो टाइटल कब ट्रांसफर हुआ, अगर आप पता नहीं, आप इनवॉइस, परचेज इनवॉइस ढंग से कभी देखते नहीं हो, हमारा तो काम है देखना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि द टाइटल पासेस एट द फैक्ट्री गेट। तो अगर टाइटल पास हो गया तो चेन्नई में ही होगा। इन दैट केस द कार बिलोंग्स टू यू। If the car belongs to you, you are eligible for ITC on that very day. So 25 तारीख को you are eligible to take ITC, you rightly claim the ITC, and this policy is across all OEMs. So no one has to worry. Credit of courtesy car नहीं मिलेगी। कुछ यूनिक इश्यूज हैं, डीएमएस या इन हाउस। तो इन हाउस नॉट डीएमएस। आई हैव रिसेंटली वन अ केस इन मध्य प्रदेश जहां पे उन्होंने डीएमएस के बेस पे मेरे को डिमांड दी थी, ड्रॉप हो गई। द इश्यू इज डीएमएस इज नॉट योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। डीएमएस इज एट बेस्ट MIS सॉफ्टवेयर। इट इज बिटवीन यू एंड द OEM. You don't report correct values there. You don't have to report correct values. और ये मेरे को एक OEM वाले ने कहा, I was surprised। मतलब ये आप बोल रहे हो? बोले हाँ नितेश जी, हम कहाँ ऑडिट करते हैं, और हम तो एवरी 3 महीने लॉक कर देते हैं, और इसमें डिस्काउंट डालने की जरूरत नहीं है, आप खाली रिपोर्ट कर दो गाड़ी दिख गई, है ना। फिर वो 25 से 31 के बीच में सेल ऑफ डीलरशिप। जब आप डीलरशिप बेचते हो तो उसमें 2 मॉडल है, एक है एसेट सेल प्लस AMC लायबिलिटीज, सेकेंड है बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट। जब आप असेट्स बेचते हो तो ऑब्वियसली टैक्स लगेगा जीएसटी में, जो भी उस असेट पे रेट है। और अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो एज अ होल, एज अ गोइंग कंसर्न, तो उस पर टैक्स नहीं। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू विच कम्स आउट फ्रॉम योर एग्रीमेंट। तो जो आप एग्रीमेंट साइन करते हो आपका जो भी खरीदने वाले के साथ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो सेट सेल और उसको बीटीए का नाम दे दिया टैक्स बचाने के लिए, तो कल को पूरी जवाबदारी आपके ऊपर आने वाली है। वो डीलरशिप लेके वो तो चला गया, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर डूइंग। और अब कोविड के बाद ये बहुत सारे ट्रांजैक्शंस डीलरशिप सेल के हो रहे हैं। ये मैंने कुछ लिस्ट दी है, लॉन्ड्री लिस्ट है, क्या क्या आपको टेक केयर करना है। आई सेंड यू दिस, यू कैन रीड इट। इंश्योरेंस क्लेम्स, आपके फ्लड में आपके डेपो पे आ गई बाढ़, तो वो गाड़ियां डैमेज हो गई, 10 लाख की गाड़ी अब 5 लाख की हो गई, 5 लाख में बिकेगी, और उस इनवॉइस पे आप फ्लड अफेक्टेड लिखते भी, ठीक है। वो कस्टमर को बता के देते हो कि फ्लड अफेक्टेड कार है, वारंटी कवर्ड, एवरीथिंग होता है उसके अंदर। तो उसमें जीएसटी इंप्लीकेशंस क्या है? एक,
5 लाख पे आपको जीएसटी भरना है, जो भी आपकी सेल प्राइस है। जीएसटी अथॉरिटीज कैन नॉट चैलेंज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू एज फार एज द कस्टमर इज नॉन रिलेटेड। फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके चाचा को दे दिया आपने और बोल दिया 3 लाख की, नहीं, इट हैज टू बी एन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। सेकंड, जो आपने 10 लाख की गाड़ी ली थी उसमें जो भी आईटीसी है वो आपको रिवर्स नहीं करनी, यानी डिफरेंशियल 5 लाख की आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है एज पर जीएसटी लॉ। ठीक है। अब जब आपको क्लेम आएगा इंश्योरेंस कंपनी से, उस पे 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम। पर अगर गाड़ी पूरी डैमेज है, 100% सैल्वेज को हो चुकी है, तो आपको जितनी आपने आईटीसी ली थी वो रिवर्स करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब बेचने को कुछ नहीं बिका, वो एक स्क्रैप बचा जिसको आप सैल्वेज कहते हैं। तो आपको पूरी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी और जो इंश्योरेंस का पैसा आप कैलकुलेट करो उसके अंदर वो जीएसटी का कॉस्ट डाल दो और इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है, आपको रिवर्सल का प्रूफ देना पड़ता है। आपने रिवर्स कर दिया, वो दे देती है पैसा। ये खाली जनहित में जारी है। आपको ई इनवॉइस की एक महत्ता है, आप तो अब ज्यादातर लोग करने लगे, पर जब आप परचेज करते हो ना, आपके जो भी है अकाउंट वाले को बुला के पूछना कि आपका 95-97% तो ओईएम से आता है, जो 3-4% आता है उसमें आईटीसी बहुत होती है। उसमें आपका जो सप्लायर है वो अगर ई इनवॉइस एलिजिबल है और वो अगर आपको ई इनवॉइस नहीं दे रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। ये सिर्फ एक आपको ऑटो नहीं है, हर सेक्टर में लगेगा, तो ये आपको टेक केयर करना है। ये आई जस्ट एंड विद दिस, एफएडीए की जरूरत क्यों है या क्या रोल होता है एक एसोसिएशन, बिकॉज आई एम अ को चेयरमैन इन गुजरात चेंबर ऑल्सो। मैंने देखा है ये होते हुए कि फर्क पड़ता है जब एक चेंबर, एक एसोसिएशन, एक फेडरेशन जाके कुछ बात करता है सरकार से। जैसे अभी मैम से आपने 4 चीजें यहां कही, तो मैम कमिटेड, आप इंडिविजुअल जाके देखो कमिटमेंट नहीं मिलेगा, एंड दे हैव देयर गुड रीजंस। गवर्नमेंट्स डोंट रन फॉर अ सिंगल पर्सन, टेक्निकली yes, but practically authorities cannot respond to each and everyone who comes to them. But when a federation goes, so this is for that. कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। थैंक यू। If you have any questions,